नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मैं काफ़ी बार सोचता हूं कि अगर कोई एक बांग्लादेश इंटरनेट यूज़र जो सोशल मीडिया पे काफ़ी कमेंट करता है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, उसको क्या फीलिंग आती होगी ऐसी न्यूज़ पढ़ के। एक तरफ वो लगातार लिख रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट कब्जा लेंगे, हम ये कर देंगे, इंडिया को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, चाइनीज वेपन्स परचेज कर लेंगे। बट अचानक से उसका खुद का मीडिया ये आर्टिकल पब्लिश करता है कि रशिया ये चाहता है कि इंडियन रुपी, एक रुपी बेस्ड ट्रेड किया जाए बांग्लादेश के साथ, ताकि यूएस सैंक्शंस को ये लोग बाईपास कर पाए। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, अगेन ये मैं आपको इंडियन मीडिया पोर्टल का आर्टिकल नहीं दिखा रहा, दिस इज बांग्लादेशी मीडिया। बांग्लादेशी मीडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि रशिया ने प्रपोज किया है, अभी एक प्रपोजल है, बांग्लादेश हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इन लोगों के ऊपर है। रशिया ने प्रपोज किया है कि ये ट्रेड सेटल करना चाहते हैं भारत के साथ इन इंडियन रुपीस। इसके लिए ये एक रशियन बैंक की एक शाखा भी ओपन कर लेंगे ढाका में, जिससे बहुत ही आसानी से ट्रेड कंडक्ट किया जा सके बिटवीन बांग्लादेश एंड रशिया। क्योंकि अभी के लिए देखो, प्रॉब्लम यह है कि सिंस रशिया को यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल रखा है, रशिया इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली कर नहीं पा रहा, जहां पर डॉलर या फिर यूरो इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा भारत और रशिया के बीच में भी जो ट्रेड हुआ है वो या तो लोकल करेंसीज में हुआ है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स बीच में ये भी आई थी कि चाइनीज जो युआन है उसका भी इस्तेमाल किया गया है इंडिया रशिया ट्रेड के बीच में। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि चलो देखो, इंडिया समझ में आता है, इंडिया रशिया का ट्रेड 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया था बीच में। इंडिया ने इतने लार्ज स्केल पर कच्चा तेल परचेज किया रशिया से, वो ट्रेड वॉल्यूम तो अलग ही लेवल की होती है। बांग्लादेश के साथ रशिया का क्या ट्रेड होता होगा? वेल एक्चुअली काफी बड़े स्केल पे ट्रेड होता है, समझाता हूं आपको। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसमें ज्योग्राफिकली रशियंस लंबे समय से इंटरेस्टेड हैं। आप अगर 1960s के टाइम में भी रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, उस वक्त तो खैर यूएसएसआर हुआ करता था, उनकी जो जियोपॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ोगे, उनके जो आप ड्रीम्स के बारे में पढ़ोगे एक रशियन एम्पायर के बारे में, वो लोग काफी बार कहते थे कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो इलाका है यहां पे हमारा फुटहोल्ड बढ़ जाए, कुछ ये नहीं कहते थे कि कब्जाना है ये एरिया, मगर यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस अगर बढ़ जाए, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस बढ़ जाए, तो रशिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस मिल जाता है पूरे हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल में, जिससे काफी हद तक जो ये सब आसियान देश हैं, काफी हद तक इवन इंडिया, इनके साथ रशिया अपने रिलेशंस और मजबूत कर सकता है। क्योंकि ज्योग्राफिकली आप सोचकर देखिए, रशिया काफी आइसोलेटेड है। इनकी ज्योग्राफी को देखकर कुछ हद तक ऐसी लगता है कि एक बड़ा एक मॉन्स्टर है, जिसमें कुछ हद तक ऐसी लगता है कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, मगर ये बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उससे कितना दूर है। यूरोप के साथ इनके रिलेशंस खराब हो चुके हैं कई सालों तक, यहां पर कोई ट्रेड हो नहीं रहा। घूम फिर के एक इनका यहां पे बड़ा बायर बचता है, यहां पर चाइना। उसके बाद आप अगर देखो तो भारत पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। ईरान से होकर ये काफी कार्गो भेजते रहे इंडिया में, अब ईरान में वॉर शुरू हो चुकी है। दूसरा जो रास्ता है ये बहुत ही एक ज्यादा लंबा रास्ता है। अगर मान लीजिए रशिया थोड़ा सा एशिया के मिडल में, या फिर इवन मैं कहूंगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास कहीं पे लोकेटेड होता, तो इन लोगों के लिए इकोनॉमिकली काफी और बेहतर हो सकता रहा मामला। मगर इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है उसकी वजह से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंट्रीज के साथ ये ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाएं जो इक्वेटर के काफी करीब है। और बांग्लादेश आप अगर सोचकर देखें, इस कंट्री को बनाने में भी रशिया का एक क्रिटिकल रोल था। अगर 1971 में यूएसएसआर अपनी मिलिट्री को एक्टिवेट ना करता, तो शायद एक बार को बोलना पड़ेगा, बांग्लादेश एज ए कंट्री बन भी ना पाता। उसके बाद से आप देख लीजिए, रशिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है बांग्लादेश में, कई गुना ज्यादा कंपेयर टू पाकिस्तान। अमेरिकन ज्यादा इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली मिडल ईस्ट के काफी करीब है। रशियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश चाइना, इंडिया और जो आसियान देश हैं इनके काफी करीब है। और इसलिए आपने देखा होगा कि रशियंस ने लिटरली बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है भारत की हेल्प से, रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रशिया बांग्लादेश का ट्रेड भी काफी ज्यादा है। ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड बहुत ही छोटा सा होगा, कुछ होंगे 200-300 मिलियन डॉलर, नहीं। दोनों कंट्रीज का ट्रेड 2.2 बिलियन डॉलर्स का है। रशिया के बड़े प्लान्स हैं बांग्लादेश को लेकर कि इनको ये यूरिया बेचेंगे, इनको ये एनर्जी सप्लाईज बेचेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की भी जो आप अगर आबादी देखो, 16 से लेकर 18 करोड़ के आसपास की आबादी है, छोटा देश बिल्कुल भी नहीं है।
इट इज अ बिग कंट्री और धीरे धीरे जो भी यहाँ पर चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही हो, इट इज स्लोली इंप्रूविंग। यहाँ पे मिडिल क्लास का जो स्टेटस है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और अगर रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इनको नई मार्केट जल्द से जल्द तलाशनी होगी, क्योंकि यूरोपियन मार्केट तो हाथ से निकल गई इनके। और उसके अलावा दुनिया में कहीं भी एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट जैसी आ जाती है, पहला काम वो लोग करते हैं कि रशिया के साथ ट्रेड बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिससे रशिया को उम्मीद है कि इनके साथ ट्रेड करके ये अपना जो ट्रेड में नुकसान हो रहा है इसको थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ड्रामेटिकली नहीं, मगर बांग्लादेश जैसे और बहुत सारे कंट्रीज को अपनी ट्रेड लिस्ट में ऐड करके रशिया अपनी करंट सिचुएशन इंप्रूव कर सकता है। और मुझको याद है साल 2023 में जब दुनिया के कई देश ट्रेड रिलेशंस तोड़ रहे थे रशिया के साथ, इन लोगों ने एक लिस्ट निकाली 30 देशों की जो ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली हैं और न्यूट्रल हैं, कि या तो रशिया की तरफ इनके रिलेशंस काफी दोस्ताना है या फिर ये न्यूट्रल है, रशिया के अगेंस्ट नहीं है। उनमें बांग्लादेश भी था। ये आप देख पाओगे, ये है लिस्ट कंट्रीज की। इसमें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब आपको दिख जाएगा। बांग्लादेश ये यहाँ पे है। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे होगा, चाइना यहाँ पे होगा, पाकिस्तान को भी इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस लिस्ट में डाला था। मगर आप देखोगे रशिया कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करता नहीं है, या फिर अगर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस भी होती है तो कुछ ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज होता नहीं है। जबकि बांग्लादेश को लेकर रशिया के बड़े प्लान्स हैं। बांग्लादेश के साथ रशिया काफी हद तक जो अपनी टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं, सिविलियन टेक्नोलॉजी, ये भी ट्रांसफर करने को तैयार है। ये लोग बांग्लादेश को इनका खुद का ई कॉमर्स एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है ताकि कल को ये लोग बांग्लादेशी वेबसाइट्स, बांग्लादेशी एप्स, बांग्लादेशी स्टार्टअप्स बना पाए अपनी इकोनॉमी में, इसकी नॉलेज शेयर करने को ये लोग तैयार हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि ये सब रशिया क्या इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड करते हुए इनके पास बहुत सारे इंडियन रुपी इकट्ठा हो गए हैं और ये उन रुपीस को यूज करना चाहते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। मुझे पता है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ये सोचे कि इंडिया के साथ ट्रेड करके जो रशिया के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सरप्लस रुपये आ चुके हैं, तो शायद रशिया उन रुपीस को यूज करना चाहता है। यहाँ पर नहीं, क्योंकि जब बांग्लादेश और रशिया ट्रेड करते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम अगर है 2.2 बिलियन, तो उसमें से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट से रशिया को कम, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है 700-800 मिलियन डॉलर्स के आसपास। तो मतलब कि अगर इंडियन रुपी का यूज करना स्टार्ट कर दे रशिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में, तो इससे होगा क्या, इन दी एंड रशिया के पास और ज्यादा इंडियन रुपीज इकट्ठा हो जाएंगे। और ये दिखाता है काफी हद तक रशियन गवर्नमेंट का अभी भी बिलीफ, ट्रस्ट इंडियन रुपी में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। परहैप्स ये मानकर चल रहे हैं कि जो रिसेंट गिरावट हुई है इंडियन रुपी में, ये एक वन ऑफ इवेंट है। इंडियन रुपी लॉन्ग टर्म में एक काफी स्टेबल और परहैप्स एक काफी एक अच्छी करेंसी बन के उभर सकती है जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा एज एन इंपॉर्टेंट पावर। और अगेन, ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट्स नहीं है, आपके सामने ही है जो रशिया के प्रपोजल आ रहे हैं टू बांग्लादेश। अगर ये लोग चाहते तो सीधा बात करते कि चाइनीज युआन में ट्रेड करते हैं या फिर किसी और करेंसी में ट्रेड करते हैं। दे स्पेसिफिकली चोज इंडियन रुपी। रीजन इसका काफी हद तक ये भी है, रिसेंटली चाइना ने जिस तरीके से रशिया की बहुत सारी डील्स रिजेक्ट कर दी है, रशियन जियोपॉलिटिकल स्फीयर में अब ये बातचीत जेन्युइनली स्टार्ट हो चुकी है कि रशिया ओवर डिपेंडेंस तो नहीं बना चुका चाइना पर, और परहैप्स अब रशिया को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। और अगर मान लीजिए बांग्लादेश रशिया का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, तो इकोनॉमिकली आप कह लो बांग्लादेश, इंडिया, रशिया ये बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। इतने करीब आ जाएंगे कि इनके इंटरेस्ट इतने ज्यादा मर्ज हो चुके होंगे कि बांग्लादेश की सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इनके देश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को कोई आग दे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो भारत को इम्पैक्ट करती है, बांग्लादेश को इम्पैक्ट करती है। होपफुली बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स बैठे हैं वो इस न्यूज को देखकर समझेंगे कि इंडिया बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट अच्छे रिलेशंस होना दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बेहतर है, स्पेशली बांग्लादेश के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ बिग न्यूज़ और इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट होगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये किस कंट्री ने होस्ट किए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्कॉटलैंड या फिर इंग्लैंड। भारत इस वक्त आप अगर देखें तो 9वें स्थान पे है मेडल टैली में। टोटल 23 मेडल जीत लिए हैं भारत ने। अभी देखते हैं कि धीरे धीरे ओवरऑल भारत के कितने मेडल होंगे, मगर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कंट्री ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मीन्स जॉब्स।
हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।